जी बच्चों, आज हमारा चैप्टर 18 का लेक्चर नंबर 5 है और आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है जिसका नाम है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। इससे पहले आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया था जिसमें हमने दो तरह के ट्रांजिस्टर देखे थे। द वन इज एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड द सेकंड वन इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। यहां पर आज के टॉपिक में हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे। तो आपके सामने एनपीएन ट्रांजिस्टर की सर्किट में यूज करने वाला जो सिंबल है वो आपको नजर आ रहा है। इसमें जो वर्टिकली बिलो लाइन है नीचे की तरफ वो बेस को जाहिर कर रही है। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। और दोनों जो इंक्लाइंड लाइंस हैं ये एमिटर और कलेक्टर को जाहिर कर रही हैं। इसमें से एक एमिटर है और दूसरा कलेक्टर है। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि एमिटर के ऊपर एरो का एक साइन होता है, एरो का एक निशान होता है। और अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एमिटर पे एरो का निशान किस तरफ होगा? बाहर की तरफ। तो ये तो ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने बेस को कॉमन किया था, लेकिन याद रखें आज के टॉपिक में हमने एमिटर को कॉमन करना है। यानी जिस तरह मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता रहा था कि ट्रांजिस्टर को तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशंस में यूज किया जा सकता है। एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और तीसरी थी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखी। आज हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को देखने लगे हैं। तो फर्ज कर लें हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर है इसको हम थोड़ा सा घुमाते हैं। इसका सिंबल आप जो देख रहे हैं इसको थोड़ा सा घुमाते हैं इस तरह से कि एमिटर नीचे की तरफ आ जाए और बेस उस तरफ चला जाए और कलेक्टर मेरी तरफ आ जाए। तो ये मैंने ऐसा क्यों किया है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए हमने एमिटर को दोनों के दरमियान कॉमन करना था तो मैंने एमिटर को नीचे कर लिया, बेस को उस तरफ कर लिया और इस तरफ कलेक्टर को कर लिया। एक बात याद रखें कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट बेस और एमिटर के दरमियान दिया जाता है और आउटपुट कलेक्टर और एमिटर के दरमियान लिया जाता है। यह बात आपने याद रखनी है। मैं सामने लिख भी देता हूं। इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इनपुट इज गिवन बिटवीन, इनपुट इज सप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमिटर एंड आउटपुट इज बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। अब साथ साथ मैं इसका सर्किट भी बनाता हूं। देखें उस तरफ बेस है, बेस के साथ नीचे हमने एक रेजिस्टर लगा दिया। मैंने आपको बताया था कि जब भी इनपुट या आउटपुट लेनी है तो एक रेजिस्टर भी लगाते हैं जब करंट का फ्लो करवाना हो। तो मैंने वहां एक रेजिस्टर लगा दिया। उस रेजिस्टर को मैं RB का नाम दे रहा हूं। साथ नीचे आपको एक बैटरी नजर आ रही है। बैटरी का पॉजिटिव ऊपर आएगा या नेगेटिव ऊपर आएगा, इसका पता हमें कैसे चलेगा? ट्रांजिस्टर की जो एनपीएन है या पीएनपी है क्या है। देखें ये ट्रांजिस्टर कौन सा है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है और बेस उस तरफ है। बेस कौन सा टाइप है? पी टाइप है। और पी टाइप को हमने फॉरवर्ड बाइस करना है। फॉरवर्ड बाइस कैसे करेंगे? जाहिर बात है उस बैटरी का पॉजिटिव ऊपर आएगा और नेगेटिव नीचे आएगा। ये तो हो गया उस तरफ की स्टोरी। अब इस तरफ आ जाएं कलेक्टर वाली साइड पे। कलेक्टर के साथ भी हम एक रेजिस्टर लगा देंगे। इस रेजिस्टर को मैं RC का नाम दे देता हूं और साथ ही नीचे आपको एक बैटरी नजर आ रही है, कंपैरेटिवली बड़ी बैटरी। और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा ऊपर होगा इसका पता भी हमें कहां से चलेगा? उसकी टाइप से कि कलेक्टर कौन सी टाइप का है। ये चूंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर था, कलेक्टर N टाइप है और इसको हमने रिवर्स बाइस करना है। और रिवर्स बाइस करने का, N टाइप को रिवर्स बाइस करने का क्या मतलब है कि हम बैटरी का पॉजिटिव ऊपर लगा देंगे और नेगेटिव नीचे लगा देंगे। तो ये तो हमने सर्किट बना लिया। और साथ ही नीचे आपको आप देख रहे हैं दोनों बैटरीज का नीचे नीचे वाला जो टर्मिनल है और साथ जो एमिटर दरमियान से जा रहा है, इन तीनों को हमने इकट्ठा करके ग्राउंड कर दिया, यानी 0 वोल्ट पे कर दिया। तो ये तो हमारा सर्किट बन गया। इसमें कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप गौर करें उस तरफ बेस और नीचे जो एमिटर है इनके दरमियान जंक्शन की भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। उस रेजिस्टेंस को मैं जाहिर कर देता हूं R, स्मॉल r IE से, और वो आपको सर्किट में लगी हुई नजर आ रही है। यानी एक सिंबॉलिकली हमने जाहिर कर दिया कि यहां पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। और अब आते हैं बेस, एमिटर और कलेक्टर करंट्स पे। करंट्स की हम कन्वेंशनल डायरेक्शंस देखेंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने करंट फ्लो को डिस्कस किया था एनपीएन ट्रांजिस्टर के थ्रू।
तो उसमें एक बात याद रखें, जो करंट की डायरेक्शन आई थी ना कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में या कॉमन बेस है कोई भी है, ये बात याद रखें एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट की जो भी डायरेक्शन हमने कैलकुलेट की थी लास्ट लेक्चर में, हमेशा एनपीएन ट्रांजिस्टर में कन्वेंशनल करंट्स की वही डायरेक्शंस होंगी। इसी तरह अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम करंट की डायरेक्शन देखें तो उसमें भी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में आप उसको लगा दें, चाहे कॉमन एमिटर है, कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है, हर कॉन्फ़िगरेशन में करंट की डायरेक्शंस हमेशा वही होंगी। तो चूंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एमिटर से कन्वेंशनल करंट बाहर की तरफ आ रहा होता है। सिंबल में लगा हुआ एरो भी हमें यही शो कर रहा होता है। तो इसका मतलब है एमिटर से जो एमिटर करंट है वो डाउनवर्ड होगा, उस तरफ बेस है और इस तरफ कलेक्टर है। अगर एमिटर करंट बाहर की तरफ है तो बाकी दोनों करंट्स अंदर की तरफ होंगे, इसलिए बेस करंट भी अंदर की तरफ है और कलेक्टर करंट भी अंदर की तरफ है। साथ ही कुछ और मजीद चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम इनपुट कहां सप्लाई करते हैं, बेस और एमिटर के दरमियान। आपको दो टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं, एक बेस से सीधा उस तरफ जा रहा है, एक नीचे ग्राउंड के साथ साथ एक टर्मिनल जा रहा है। ये असल में एमिटर के कनेक्शन को जाहिर कर रहा है। इसी तरह आउटपुट हम कहां से लेते हैं, आउटपुट कलेक्टर और एमिटर के दरमियान से लेते हैं। आउटपुट पे जो पोटेंशियल है उसे मैं ये दो वायर्स के थ्रू मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसको हम नाम दे देते हैं VCE। CE से क्या मुराद है, कलेक्टर एमिटर। इसी तरह उस तरफ VBE का क्या मतलब है, बेस एमिटर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। इसी तरह उस तरफ जो हमने बैटरी लगाई है उसके पोटेंशियल को मैंने VBB का नाम दे दिया। इस तरफ जो हमने बैटरी लगाई है इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने VCC का नाम दे दिया। उस तरफ जो रेजिस्टर है बेस के साथ दैट इज RB, इस तरफ जो रेजिस्टर है कलेक्टर के साथ दैट इज RC। अब आप एक और चीज नोट करें, कलेक्टर करंट जो है ये कलेक्टर रेजिस्टर के अंदर से भी गुजर रहा है। इसका मतलब है इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा। उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओहम लॉ के मुताबिक मैं सर्किट के ऊपर ही ये पोटेंशियल ड्रॉप लिख के आपको दिखा रहा हूं। आप गौर करें, करंट कौन सा है, IC, रेजिस्टर कौन सा है, IC। हम जानते हैं ओहम लॉ के मुताबिक पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। इसका मतलब है इस RC के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये किसके इक्वल आएगा, IC मल्टीप्लाइड बाय RC। तो RC के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का हमें पता चल गया। इसी तरह नीचे जो बैटरी है उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, जारी बात है VCC। और आउटपुट पे जो पोटेंशियल है जिसका नाम हमने VCE रखा हुआ है उसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वही है जो हमने इसका नाम रखा हुआ है यानी VCE। इसी तरह इनपुट पे जो पोटेंशियल है उसका नाम हमने रखा हुआ है VBE। मैं बार बार ये चीजें रिवाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि सर्किट के अंदर कोई भी आपके लिए कंफ्यूजन बाकी ना रहे। अब हम डेरिवेशन की तरफ जाने लगे हैं, गौर से आपने सारी बातें सुननी है। डेरिवेशन बेसिकली हमने क्या करनी है, यहां पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर की, यानी ये जो सर्किट डायग्राम हमने बनाई है, इसको हम एम्पलीफायर के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब एम्पलीफायर का क्या मतलब है कि इनपुट पर जो सिग्नल हम देते हैं उसको एम्पलीफाई करके यानी उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करके हम आउटपुट पे हासिल कर सकते हैं। अगर मैं वोल्टेज के सिग्नल की बात कर रहा हूं जो हम इनपुट पे दे रहे हैं, तो आउटपुट पे जो वोल्टेज का सिग्नल हमें मिलेगा वो एम्पलीफाइड मिलेगा, यानी ज्यादा वोल्टेज हमें आउटपुट पर मिलेगी। तो चलें अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल साथ रख लें, गौर से सारी बातें सुनिएगा, साथ साथ चीजें नोट भी करते जाएं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखें, डेरिवेशन में सबसे पहले हम करंट गेन का फॉर्मूला लिखने लगे। हम जानते हैं, बल्कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो करंट गेन वहां पर गिवन है वो इसी कॉन्फ़िगरेशन का गिवन है, यानी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का जो हमने आज बनाई है। तो करंट गेन बीटा से हम इसे जाहिर करते हैं, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट यहां पर क्या है, जो कलेक्टर पे आ रहा है, और इनपुट करंट कौन सा है, बेस पे जो करंट आ रहा है। इसका मतलब है IC डिवाइडेड बाय IB। यहां से IC का रिलेशन बना लेते हैं, ये आगे चल के हमने यूज करना है इसलिए हम ये रिलेशन बना रहे हैं। देखें, जो नीचे वाला IB है ये दूसरी तरफ चला जाएगा। IC का आपके पास फॉर्मूला बन गया बीटा यानी करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय IB।
इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। ये IC का रिलेशन हमारे पास आ गया। अब हम आते हैं इनपुट लूप में। इनपुट लूप में जो बेस और एमिटर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है ना, मुझे ये चाहिए। इसके लिए मैं ओहम लॉ यूज करने लगा हूं। तो हम एक छोटी सी हेडिंग लिख लेते हैं, मतलब एक हेडिंग तो नहीं, एक बस एक बोल्ड सी एक लाइन लिख लेते हैं, जिसमें मैंने ये लिखा है कि ओहम लॉ को हम यूज कर रहे हैं, यूजिंग ओहम्स लॉ टू फाइंड VBE। VBE क्या है? ब्रैकेट में आपको यह भी लिखा नजर आ रहा है कि VBE ही असल में V इनपुट है, तो मैं इसे V इनपुट भी कह सकता हूं। तो मेरे पास पोटेंशियल यानी VBE इज इक्वल टू, ये आ जाएगा करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। अब यहां इनपुट लूप में गौर करें, कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? IB करंट फ्लो कर रहा है। और बेस और एमिटर के दरमियान जो जंक्शन की रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सर्किट में मैंने शो भी की थी, वो क्या है? RIE। तो इसका मतलब है आपके पास VBE का रिलेशन बन जाएगा IB मल्टीप्लाइड बाय RIE। अब यहां से ये जो RIE है ना, इसे उठाएं जनाब और इसे नीचे ले जाएं। आपके पास IB आ जाएगा VBE यानी इनपुट वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस यानी RIE। ये जो IB की वैल्यू आई है ना, इसे आप ऊपर वाली जो इक्वेशन 1 थी ना, वहां पर पुट कर दें। ये क्यों पुट कर रहे हैं ये भी अभी आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो इक्वेशन 1 में IC की वैल्यू थी, IC इज इक्वल टू बीटा, और IB की जगह हमने पुट कर दिया VBE डिवाइडेड बाय RIE। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। IC की जो वैल्यू है क्या है? बीटा मल्टीप्लाइड बाय VBE डिवाइडेड बाय RIE। इसको याद भी साथ साथ रखते जाएं, क्योंकि डेरिवेशन में जब कुछ पॉइंट्स हमें याद रह जाएं तो वो हमारे लिए काफी आसानी हो जाती है डेरिवेशन को आगे कैरी ऑन करना। तो ये थी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आने लगा हूं जनाब आउटपुट लूप में, और आप मुझे ये बताएं कि आउटपुट लूप में क्या कुछ आपको नजर आ रहा है। पोटेंशियल की जुबान में आपने बताना है। देखें, एक तो हमें सप्लाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है, जिसे मैंने VCC बैटरी का नाम दिया हुआ है। एक हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है RC के अक्रॉस, जिसकी वैल्यू भी मैंने लिखी थी ICRC। और एक पोटेंशियल ड्रॉप है कलेक्टर और एमिटर के दरमियान, और यही एक्चुअली आउटपुट वोल्टेज है जो हमने फाइंड करना है। तो 3 तरह के पोटेंशियल्स हैं, एक सप्लाइड पोटेंशियल है और बाकी 2 पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं। ठीक है, तो यहां पर अब मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यूज करने लगा हूं, जो किरचॉफ का सेकंड रूल हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था, वो रूल हम यहां पर यूज करने लगे हैं। और उसको आसान अल्फाज में हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो सप्लाइड पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ड्रॉप के सम के इक्वल होता है। अब यहां पर सप्लाइड पोटेंशियल क्या है? जो बैटरी का पोटेंशियल है, यानी VCC। और पोटेंशियल ड्रॉप कहां कहां हो रहा है? 2 जगहों पे हो रहा है, एक RC के अक्रॉस और एक कलेक्टर और एमिटर के दरमियान। तो आपके पास राइट हैंड साइड पे आ जाएगा ICRC प्लस VCE। अब ये जो VCE है ना, यही एक्चुअल में आउटपुट पोटेंशियल है। मैं इसे V आउटपुट या V नॉट का भी नाम दे सकता हूं। तो इसका मतलब है मैंने इसकी जगह V नॉट लिख दिया, एरो लग के आपको साथ नजर आ रहा है। अब हम V नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी आउटपुट वोल्टेज की। तो वो जो ICRC है उसे दूसरी तरफ ले आए, तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा VCC माइनस ICRC। अब जो ऊपर इक्वेशन नंबर 2 थी IC की वैल्यू, उसको यहां पर पुट कर दें, तो आपके पास फाइनल जो रिलेशन है जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है वो क्या है? V आउटपुट या V नॉट इज इक्वल टू VCC माइनस IC की जगह तो हमने पुट कर दिया बीटा VBE डिवाइडेड बाय RIE मल्टीप्लाइड बाय RC। RC क्या है? जो कलेक्टर के साथ हमने रेजिस्टर लगाया हुआ था। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3। ये आउटपुट पे इस वक्त जो हमें पोटेंशियल मिल रहा है ना, ये वो वाला पोटेंशियल है। अब हम एक स्टेप आगे जाने लगे, और वो ये है कि फर्ज करें इनपुट पे
बेस और एमिटर के दरमियान हमने कोई साइनोसॉइडल सिग्नल सप्लाई कर दिया एडिशनल इनपुट के तौर पे। ऊपर वाली जो इक्वेशन 3 है जिसमें आपको VBE नजर आ रहा है, ये एक्चुअली क्या है? V इनपुट है। अब मैं क्या करने लगा हूं? अब मैं बेस और एमिटर के दरमियान जो पहले से इनपुट आ रहा है ना, उसमें कोई तब्दीली करने लगा हूं, और इस तब्दीली को मैं नाम दे देता हूं डेल्टा V इनपुट, जो आपको एक साइन सिग्नल की शक्ल में इनपुट पे एक सिग्नल नजर आ रहा है जिसका नाम है डेल्टा V इनपुट, यानी चेंज इन इनपुट वोल्टेज। अब जब डेल्टा V इनपुट आएगा तो ये एक्चुअली किस में तब्दीली करेगा? ये VBE में तब्दीली करेगा, जो पहले से V इनपुट है। मैं ऐसा करता हूं, इक्वेशन नंबर 3 में जो VBE है ना, इसकी जगह भी हम V इनपुट लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा चीजों को समझने में आसानी रहे और देख के ही पता चल जाए कि जी ये V इनपुट है। अब देखिए आपने क्या किया, आपने V इनपुट में कोई तब्दीली की, तो जो इनिशियल V इनपुट था जिसे मैं सिंपल V इनपुट कह रहा था या VBE कह रहा था, अब वो क्या बन जाएगा? अब वो बन जाएगा V इनपुट या VBE, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लस डेल्टा V इनपुट, यानी इनपुट वोल्टेज में तब्दीली आ गई। जब VBE या V इनपुट में तब्दीली आ जाएगी तो वो जो ऊपर आपने IB वाला एक रिलेशन लिखा हुआ था VBE की शक्ल में, जब VBE में तब्दीली आएगी तो IB में भी तब्दीली आएगी। बेस करंट जो है, जब बेस करंट में तब्दीली आएगी तो ये बन जाएगा IB प्लस डेल्टा IB। और अगर IB में तब्दीली आएगी तो आप गौर करें अगले रिलेशन में IC वाला जो रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 था, IC इज इक्वल टू बीटा IB, IB में तब्दीली आएगी तो IC में तब्दीली आएगी, जो आउटपुट पे कलेक्टर करंट आ रहा है। और IC में तब्दीली आएगी तो ये बन जाएगा IC प्लस डेल्टा IC। ये मैं नीचे ना सारे पॉइंट्स की फॉर्म में ये लिखता जा रहा हूं। और फाइनली जो आपने V आउटपुट या V नॉट रिलेशन लिखा था, जो हमारे पास था VCC माइनस ICRC, IC में तब्दीली आएगी तो सारी बात है आउटपुट वोल्टेज में भी तब्दीली आएगी। यानी हम कह सकते हैं कि V आउटपुट क्या हो जाएगा? V आउटपुट प्लस डेल्टा V आउटपुट। अब जो सबसे पहले नंबर पे मैंने लिखा था ना V इनपुट प्लस डेल्टा V इनपुट और नीचे V आउटपुट प्लस डेल्टा V आउटपुट, जो आपको आखिरी इक्वेशन नजर आ रही है ना, उसमें V इनपुट की जगह हम V इनपुट प्लस डेल्टा V इनपुट पुट कर देंगे और V आउटपुट की जगह हम V आउटपुट प्लस डेल्टा V आउटपुट पुट कर देंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा, जिस तरफ हम जाना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। तो आप देखें ऊपर वाला जो इक्वेशन है, अब वो क्या बन जाएगा? V आउटपुट प्लस डेल्टा V आउटपुट लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे VCC तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है। VCC माइनस बीटा भी ऐसे ही रहेगा। बीटा के साथ क्या लिखा हुआ था? VBE या V इनपुट। अब V इनपुट की जगह आप क्या लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर V इनपुट प्लस डेल्टा V इनपुट, और बाहर RC भी नजर आ रहा है और नीचे छोटा RIE भी नजर आ रहा है। अब अगले स्टेप में क्या करना है? हमने जो बाहर नेगेटिव साइन है ना, उसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ब्रैकेट को ओपन कर देना है, और साथ ही नीचे वाला जो डिवाइड हो रहा है RIE, उसको भी दोनों के साथ डिवाइड कर देना है। अब मेरे साथ साथ आपने चलना है। अगले स्टेप में देखें क्या हुआ, नीचे है अगले स्टेप में VCC माइनस बीटा V इनपुट इंटू RC डिवाइडेड बाय RIE, एक टर्म ये बन गई, और साथ ही माइनस बीटा डेल्टा V इनपुट इंटू RC डिवाइडेड बाय RIE, तीसरी टर्म ये बन गई। अब आप गौर से देखिएगा, पहली दो टर्म्स राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, जिनको मैं डॉटेड लाइन में बॉक्स में लिख रहा हूं, आप गौर करें, ये जो दो टर्म्स हैं यही तो असल में V आउटपुट का फॉर्मूला था जो ऊपर वाली इक्वेशन में आपको हाईलाइटेड फॉर्म में नजर आ रहा है। इसका मतलब है इसकी जगह हम V आउटपुट लिख सकते हैं V नॉट। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था? V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट। राइट हैंड साइड पे क्या बच गया? V नॉट माइनस बीटा डेल्टा V इनपुट RC डिवाइडेड बाय RIE। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से V नॉट तो कैंसिल हो गया, अब एक एक टर्म बच गई। लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा V नॉट और राइट हैंड साइड पे वो टर्म आपको जो नजर आ रही है।
अब क्या करेंगे, अब जो राइट हैंड साइड पे चेंज इन इनपुट वोल्टेज है ना, जो हमने एडिशनल सिग्नल दिया था सर्किट में, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया चेंज इन आउटपुट सिग्नल यानी डेल्टा वी आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट सिग्नल यानी डेल्टा वी इनपुट, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ बच गया माइनस बीटा आर सी डिवाइडेड बाय आर आई ई। ये है हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो आज हम डेराइव करने वाले थे। और इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, और इस रेशियो को बोलते हैं वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को मैं कैपिटल ए से जाहिर कर देता हूं, तो वोल्टेज गेन आपके पास आ गया माइनस बीटा आर सी डिवाइडेड बाय आर आई ई। अब मैं कैसे कह सकता हूं कि वाकई ही गेन हुई है? अब देखें, फॉर्मूला हमें बता रहा है, फॉर्मूला में ये जो बीटा है ना, ये बीटा क्या होता है, साइड पे आपको बॉक्स में लिखा नजर आ रहा है, बीटा क्या होता है, आई सी डिवाइडेड बाय आई बी। अब आई सी की वैल्यू तो आई बी से बहुत बड़ी है, मैं कह सकता हूं कि बीटा का आंसर 1 से बड़ा आ रहा है। ये तो हो गया बीटा के बारे में। अब जो साथ रेशो लिखी नजर आ रही है आपको, आर सी डिवाइडेड बाय आर आई ई। आर आई ई तो इंटरनल रेजिस्टेंस है जंक्शन की, और ये बड़ी स्मॉल होती है क्योंकि इनपुट को हमने फॉरवर्ड बाइस किया हुआ था, तो जंक्शन रेजिस्टेंस तो काफी स्मॉल हो जाएगी। लेकिन साथ ही जो आउटपुट पे रेजिस्टर हमने लगाया हुआ है आर सी, ये हम काफी बड़ा लगाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाली बड़ी वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है। उस रेशो का आंसर भी 1 से बड़ा आएगा, यानी बीटा का आंसर भी 1 से बड़ा, आर सी डिवाइडेड बाय आर आई ई का आंसर भी 1 से बड़ा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 से काफी बढ़ जाएगा। और अगर वोल्टेज गेन, ये जो रेशो है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, इसका आंसर 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू बड़ी थी और नीचे वाली वैल्यू छोटी थी। हम कह सकते हैं आउटपुट पे वोल्टेज हमें काफी ज्यादा होकर मिला है। अब मैं आपको ये दिखा भी रहा हूं, इनपुट पे जो सिग्नल था उसका क्रस्ट और ट्रफ में जो एम्पलीट्यूड था वो कम था, और आउटपुट पे जो सिग्नल है उसका क्रस्ट और ट्रफ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। लेकिन एक और फर्क पड़ा है, गौर करें। आप देखें इनपुट और आउटपुट में एक और डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, यहां पर 180 का फेज शिफ्ट भी नजर आ रहा है, यानी जिस तरफ इनपुट का क्रस्ट था आउटपुट पे उस तरफ ट्रफ बन गया, और जिस तरफ इनपुट का ट्रफ था आउटपुट पे उस तरफ क्रस्ट बन गया है। फॉर्मूला में नेगेटिव साइन हमें इस बात के बारे में इशारा कर रहा था। फॉर्मूला में, वोल्टेज गेन के फॉर्मूला में जो नेगेटिव साइन है ना, ये हमें ये बता रहा है कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान 180 का फेज डिफरेंस है। अब ये 180 का फेज डिफरेंस हम थोड़ा सा कंसेप्चुअली भी देख सकते हैं। उसमें एक ही रिलेशन आप गौर कीजिएगा, वो जो रिलेशन हमने लिखा था ना, आउटपुट वोल्टेज जो अभी आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। इसको जरा गौर से देखिएगा। देखिए हमने किया क्या था, अगर मैं इनपुट पे वोल्टेज को बढ़ाऊं, यानी इनपुट का सिग्नल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसे हमने VBE का नाम दिया था, वी इनपुट का भी नाम दिया था, तो बेस करंट भी बढ़ता है, और बेस करंट बढ़े तो इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक IC यानी कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। लेकिन इस इक्वेशन के मुताबिक ये जो V नॉट का रिलेशन है, इसके मुताबिक जब IC बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RC, जिसे हम ICRC का नाम दे रहे हैं, वो बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो माइनस बड़ी वैल्यू होगी तो आंसर छोटा आएगा, यानी कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो आउटपुट वोल्टेज है, जिसे हमने V नॉट का नाम दिया हुआ है, वो कम हो जाएगा। अब एंड रिजल्ट क्या है कि इनपुट के सिग्नल में हम इजाफा कर रहे थे और आउटपुट के सिग्नल में कमी आ रही है। इसका मतलब यह है कि इनपुट के अगर क्रस्ट का साइकिल, अगर क्रस्ट वाला पोर्शन आ रहा है तो आउटपुट पे ट्रफ वाला पोर्शन आ रहा है, और इनपुट पे अगर ट्रफ वाला पोर्शन आएगा तो आउटपुट पे उल्टा यानी क्रस्ट वाला पोर्शन आएगा। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट में 180 का फेज डिफरेंस कैसे आता है। आज के लेक्चर में हमने कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को आई मीन एनपीएन ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस किया, और हमने ये देखा कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ये ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन कैसे करता है,
उसका वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हमने निकाला, और फिर हमने नेगेटिव साइन की डिटेल भी डिस्कस की कि सर्किट में नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, 180 का फेज डिफरेंस।